नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आज सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ विपक्ष ने दिल्ली के रामलीला मैदान से मजबूत एकता देने का प्रयास किया है, इसका एक संदेश देने का प्रयास किया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 और 2019 की तरह ही 2024 में भी यूपी के चुनावी अभियान का श्री गणेश मेरठ से किया है। पीएम मोदी के निशाने पर सीधे भ्रष्टाचार था। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार पर एक्शन से इंडिया गठबंधन तिलमिलाया हुआ है और उन्होंने इस पर एक नई गारंटी भी दे दी है। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, चाहे जितने हमले करें, मोदी रुकने वाला नहीं है। जिसने भी देश को लूटा है उसे लौटाना होगा और ये मोदी की गारंटी है। तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के साथी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। इस महारैली में कांग्रेस की तरफ से जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद थे। इनके अलावा अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव और लेफ्ट के साथी भी मंच पर मौजूद थे। रैली के दौरान सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल की यह तस्वीर चर्चा में है। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से बात की। करीब 12 साल पहले रामलीला मैदान से ही केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर अपनी सियासी नींव को तैयार किया था। हालांकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आज आम आदमी पार्टी नजर नहीं आई, तो वहीं आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस की तस्वीर गायब दिखाई दी। हालांकि कुछ भाषण जरूर साझा किए गए हैं, जबकि गठबंधन के बाकी साथी दोनों के ही ट्विटर पर दिख रहे थे। विपक्षी के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे, तो उनकी चिंता में देश का लोकतंत्र और संविधान था। सभी नेताओं का सार एक ही था, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है और इंडिया गठबंधन देश को बचाने की गारंटी है और इसीलिए हम साथ हैं। यानी दोनों तरफ से अब गारंटी का कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में किसकी गारंटी चलेगी, विस्तार से इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तीसरी बार 4 जून अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। बहुत बढ़िया। सत्ता सदैव नहीं रहती, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। एनडीए को ताकत देने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि मेरठ अपनी बड़ी भूमिका को अदा करेगा। दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं, ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं। में मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। तो
तो देखिए, इसी मुद्दे पर हम विस्तार से आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने आज एक बड़ी रैली की है, तो दूसरी तरफ मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के एनडीए के सहयोगियों के साथ एक बड़ा मोर्चा संभाला है। आज क्या कुछ खास रहा है और आरोप प्रत्यारोप जो एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं, इस पर तमाम पार्टियों को क्या कहना है, इसी मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। अभिषेक झा जी, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज सिंह काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। अनिल यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहां पर अनिल यादव आपसे ही है कि आपको याद होगा 2011 में जब अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का भ्रष्टाचार था। लेकिन आज सियासी मजबूरी ऐसी आ गई है कि उसी आम आदमी पार्टी के साथ आपके तमाम नेताओं को मंच साझा करना पड़ रहा है, और तब जब अरविंद केजरीवाल जेल में है और आरोप भ्रष्टाचार का है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो इससे तो ये साबित होता है कि जितनी पार्टी आज इंडिया गठबंधन में है, वो उनको सत्ता का लोभ नहीं है, बल्कि देश को बचाने का उनके मन में एक भावना है। इसी के चलते हम लोगों ने अपनी पुरानी जिनसे नहीं बनती थी उनसे भी बनाई है, और उनके साथ भी हम खड़े हैं साथ में और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है ना कि देश में लोकतंत्र को खतरा है। और देखिए, असल में हकीकत यह है कि हम लोगों के पूर्वजों ने इस देश में लोकतंत्र को बनाया है, देश को आज़ादी दिलवाई है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, जिन्होंने भाई 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली है, तो वो तो लोकतंत्र की हत्या करने में बिलीव आज भी करते हैं। भाई वो तो महात्मा गांधी को मारने वाले, गोडसे के पूजने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को फर्क पड़ता है जब लोकतंत्र पर प्रहार होता है। और देखिए, मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं आपको, क्योंकि मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए क्या होता है, आज कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उसके खाते बंद कर दिए जाते हैं। 3500 करोड़ का फाइन लगा दिया जाता है, क्योंकि 14 लाख रुपए का हिसाब किताब देरी से दिया गया। वहीं 42 करोड़ का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं दिया, लेकिन उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होता है, वो चुनाव से कुछ दिन पहले इस्तीफा देता है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप बताइए, आज जितने भ्रष्टाचारी थे, जिनको कल तक आप भ्रष्टाचारी बताते थे, प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, जब तक वो हमारी पार्टी, हमारी एनसीपी में थे या हमारे दलों के साथ थे, तब तक तो भ्रष्टाचारी थे। आज आपके साथ आ गए तो आपने उनकी जांचें रुकवा दी। आप जजेस को खरीद रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, जिससे कि वो आपको चुनावी फायदा मिले। तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव ये सरकार नहीं करवा रही है, इसलिए हम लोग मजबूरी में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है उसको बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा। चलिए हमारे साथ अजय आलोक जी जुड़े हैं। अजय आलोक जी, आज आपने इंडिया गठबंधन की रैली में जो आरोप बीजेपी के ऊपर तमाम नेताओं ने लगाए हैं, उसमें यह कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और अगर बीजेपी जो मैच फिक्सिंग, राहुल गांधी ने एक नया शब्द दिया है, मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतती है तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, संविधान भी खत्म हो जाएगा। और मैंने राहुल गांधी का जो बयान सुना, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरे देश में आग लगने जा रही है अगर मैच फिक्सिंग से बीजेपी जीत गई। ये बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी ने लगाया है। सबसे पहली बात कि लोकतंत्र खत्म होने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र का चीरहरण किया था 1975 में। तो इनकी बातें कितनी क्रेडिबल हैं और जनता की नज़र में कितनी वजनदारी है, ये जनता खुद बेहतर समझती है, और इस पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता है। आज अद्भुत संयोग था, वैसे अद्भुत। विशाल जी, सारे राम भक्त इकट्ठा हुए थे मेरठ की धरती पे, और सारे सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी और राम विरोधी, जो जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, वो सारे एक मंच पे इकट्ठा थे, वो भी रामलीला मैदान में। इसे भी प्रभु राम जी का ही संयोग कहिएगा। इस बात पे इन लोगों को फिर से जय श्री राम। लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे राहुल गांधी, कह रहे थे मैच फिक्स है। तो हम लोग क्या ये माने कि देश में 1900, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 1992 तक सिर्फ प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता था, विपक्ष का नेता भी नहीं होता था। लगभग 70 साल तक इस देश में चुनाव आयोगों की नियुक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री करता था। तो इसका मतलब कांग्रेस 60 साल तक इस देश में मैच फिक्स करके रही। ऐसे ही लोकतंत्र का चीरहरण होते रहा। राहुल गांधी तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अद्भुत प्राणी है भाई, दुर्लभ मूर्ख हैं, खोज के ढूंढने से नहीं मिलता है। भाषा का नहीं, देखिए उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी जीत जाएगी देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे भारत इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका जिस तरह से विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसी तरह भारत इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
यहाँ लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता है। जरें बहुत गहरी हैं, लेकिन राहुल जी को समझ में नहीं आएगा ना। अभी तो भारत समझ रहे हैं, 2-2 यात्रा कर चुके हैं, लेकिन भारत समझ ही नहीं अब तक। तमाम उलूल जुलूल की बातें आज रैली के पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में बोल चुके हैं। भारत तो देश है ही नहीं, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जिस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आए यूनियन ऑफ स्टेट्स और देश में क्या अंतर है, उसको देश में लोकतंत्र की समझ में कहां से आएगी। एक से एक कहानी बोला गया और सब कहानी का लब्बो आप क्या था एक घमंडिया की रैली में, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे भ्रष्टाचारियों, जेल में हो ना अपने कर्मों से। कह दिया कि कांग्रेस पे 3,567 करोड़ का फाइन दिया, लगा दिया, इन पे 4200 करोड़ का है, इनके घपला हमने पता किया है। इनकम टैक्स ने आपको पेपर दिया था या हमने आपको अपनी बैलेंस शीट दी थी जो आपको पता लग गया? आपके पेपर हमारे पेपर करोड़ रुपया 636 करोड़ रुपए। 1 मिनट में खत्म कर दूं, मैंने आपको नहीं टोका था अनिल जी। 636 करोड़ रुपया मेगा इंजीनियरिंग और कमलनाथ को ने कांग्रेस पार्टी को दिए थे। ये बकायदा उसकी रसीदें मिली हैं जो कि खुद से इनकम टैक्स ने डिक्लेरेशन किया है। जब कैश में आपने पैसा लिया है, इतना पैसा जो कि अलाउड नहीं है, तो उस पर आप टैक्स देंगे कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात बताइए अनिल जी, किसी राजनीतिक दल को व्यापार करने का अधिकार है क्या? नहीं है। इसीलिए इनकम टैक्स माफी होती है, क्योंकि हम लोग चंदा से अपनी राजनीति करते हैं, सारे राजनीतिक दल। आप अकेली ऐसी पार्टी है विश्व में महाराज, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने एजेएल को नेशनल हेराल्ड खरीदने के लिए पैसे दिए थे बकायदा। अब बाद में पैसे को भी माफ कर। चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगा अनिल जी का, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। 10 सेकंड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे हैं। जी जी, मनोज काका जी, अजय आलोक कह रहे हैं, ने कहा है कि कोई भ्रष्टाचारी कितना बड़ा हो जी, कोई भ्रष्टाचारी कितना बड़ा हो नहीं बचेगा, सलाखों के पीछे जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। चलिए, मैं जवाब लेता हूं। इसी पे खत्म नहीं हुआ मामला। जी, मामला चलेगा। मैं जवाब लेता हूं। मनोज सिंह काका जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि जो रामलीला मैदान में रैली हुई उसका एकमात्र लक्ष्य रहा मोदी हटाओ देश बचाओ, यही नारा आप सब लोग दे रहे थे। और दूसरा, अजय आलोक का कहना है कि राम भक्त सब मेरठ में इकट्ठा हुए थे और सनातन विरोधी दिल्ली के रामलीला मैदान में। देखिए, अजय आलोक जी क्या कह रहे हैं। अजय आलोक जी को मैंने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना। अजय आलोक जी जैसे लोग, चूंकि इनकी सुबह शाम विचारधारा बदलती रहती है, अभी कल ही अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये राहुल गांधी का स्तुति गान करते नजर आएंगे आपको। तो अजय आलोक जैसे सतही लोगों पे क्या ही करना। मैं जो सवाल आपका है, आपका जो कोई सवाल हो, सवाल चूंकि वहां लोकतंत्र बचाने का इसलिए कहा जा रहा था कि इस देश के इलेक्टोरल बॉन्ड का 77% पैसा किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। 8542 करोड़ रुपए किसने लिए इस देश में? भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश के 140 करोड़ लोगों के जनमानस के कंधों पर जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों ने, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के लुटेरों ने 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। ये कल चले जाएंगे, लेकिन उस जो कर्ज का बोझ होगा इस देश का 140 करोड़ जनमानस के, हमारे आपके मजदूर के, किसान के, बेबस लाचार लोगों के कंधों पर होगा। ये वो लोग कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे जिन लोगों ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस देश में टैक्स लिया। अभी एक सुप्रीम कोर्ट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश ने कहा है कि 8 नवंबर 2016 को जो हुआ वो सबसे ज्यादा बड़ा करप्शन था। इन्होंने नाम ले लिया फ्यूचर गेमिंग से। इस देश में सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। आपने शरद रेड्डी से, आपका तो मनी ट्रेल पकड़ा गया। एक व्यक्ति को ईडी अरेस्ट करती है 10 अप्रैल 2022 को, और आप जैसे अरेस्ट करती है उससे 5 करोड़ रुपए लेते हैं, और जैसे उसकी बेल होती है उससे 25 करोड़ रुपए लेते हैं, उससे लगभग 60 करोड़ रुपए आप लेते हैं। और फिर जैसे आप चंदा ले लेते हैं, जो एक्यूज है वो आपका सरकारी गवाह बन जाता है। तो जिन लोगों को वैधानिक, सामाजिक या संवैधानिक कोई जानकारी ना हो, सिर्फ स्तुति गान करना, चारण चंपन ही करना, जो लोग हमेशा गिरगिट से भी ज्यादा बदलते हो, ऐसे लोगों के सवालों का जवाब क्या गंभीरता से दिया? लोकतंत्र इसलिए संकट में है। मोदी जी जो मेरठ में भाषण दे रहे थे धन सिंह कोतवाल की धरती पर, वो भूल रहे थे, वो गलत कह रहे थे, वो थोड़ा उनको सुधार करना चाहिए। असल में वो कहना ये चाह रहे थे कि सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में आना होगा। 70,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचारी कौन था?
अजित पवार उनकी पार्टी में, नारायण राणे कौन था उनकी पार्टी में, हेमंत बिश्व शर्मा कौन था उनकी पार्टी में। चलिए मैं जवाब लूंगा मनोज काका जी। मोदी जी का मैं खत्म कर रहा हूं साहब, सुनिए तो देश में, अरे मैं खत्म कर रहा हूं साहब, देश में पहले ऐसे नेता और झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं इस देश के प्रधानमंत्री जिनका कोई शब्द उनके कर्म तक नहीं जाता। चलिए अभिषेक झा जी दे पाए, अब ईडी से जब्त रुपया। अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे, मैं आलोक जी आपसे जवाब लूंगा इस पर, मैं एक सभी पैनलिस्ट को पहले मौका देना चाहता हूं। मनोज काका जी मैं फिर आऊंगा यहां पर। अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, तेजस्वी यादव भी आज रामलीला मैदान में आए थे और काफी गीत संगीत गा रहे थे, तमाम गाने गा रहे थे आज, और इसके अलावा वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है। उनके लिए अघोषित हो सकता है आपातकाल का सिचुएशन, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया विद करप्शन, ये तब्दीली रामलीला मैदान में देखी। जिस रामलीला मैदान में ये सभी लोग चर्चा किया करते थे कि इंडिया करप्शन फ्री होना चाहिए, इंडिया शुड स्टैंड अगेंस्ट करप्शन, इंडिया के लोग आज किस तरह करप्शन के साथ खड़े थे वो भी सबने देखा। देखिए विपक्ष के लोग इंडिया अलायंस बनाते हैं, इंडिया अलायंस के कितने साझा कार्यक्रम हुए हैं आपने देखा है, स्पीड कितनी, अभी स्पीड अचानक से क्यों बढ़ गई, आम आदमी पार्टी ने ये कार्यक्रम क्यों किया, उसके पीछे एक लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको, गौर से सुनिए। भ्रष्टाचार इनके लिए मुद्दा नहीं, जब ये भ्रष्टाचार करते हैं और उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो उससे बचाव इनके लिए मुद्दा है। लोकतंत्र बचाव नहीं, खुद को बचाओ। और दो लाइनें हैं, बहुत गाना गा रहे थे तेजस्वी यादव जी, दो लाइनें जी कि सिचुएशन ये है कि इस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है, जब कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या है। अरे इस भ्रष्टाचार की दवा और दुआ क्या होगी जब भ्रष्टाचारी खुद ही पूछ रहा है कि हुआ क्या है, हमने किया क्या है, हम पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अरे भाई आम आदमी पार्टी के इतने लोग अगर सलाखों के पीछे हैं तो कोर्ट में इनका पक्ष नहीं सुना जाता होगा ऐसा तो नहीं, लेकिन अगर इन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ता है तो सब के सब भ्रष्टाचारियों की एक जमात लग जाती, इनको समझाने को बताने कि नहीं भाई सरकार वमनस्यता के साथ हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ईडी, आईटी, सीबीआई सब वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से कार्रवाई करे, ऐसा नहीं होता है। देश की जनता ने इस तस्वीर को देख लिया कि एक तरफ मजबूत एनडीए का अलायंस है जो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, और दूसरी तरफ ये सभी के सभी लोग हैं जिनकी एक ही नीति है, भ्रष्टाचार करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हम दबाव बनाने के लिए कार्यक्रम करेंगे, केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएंगे, एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जवाब नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं सीधा जवाब कुलदीप कुमार जी से लेता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप जी देखिए, जो सवाल मैंने अनिल यादव से पूछा स्टार्टिंग में वही सवाल आपसे है। 2011 में आप जिस रामलीला मैदान से इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जिस मुहिम को शुरू किया था, जिस कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार के खिलाफ आपने इस मुहिम को शुरू किया था, आज उसी के साथ हाथ मिला रहे और आपके नेता जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर। क्या राजनीति मजबूरी है इसके लिए? आज नहीं देखिए, हमने आंदोलन शुरू किया था अन्ना रामलीला मैदान से, और पूरे देश भर के वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे, और वहाँ के बाद ये आम आदमी पार्टी बनी। मैं एक बात बता दूं कि आज जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश संविधान पे खतरा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग कह रहे हैं आज, ये तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हमें 4 सीट लानी है, संविधान को बदलना है। तो जो लोग इस देश संविधान को बचाना चाहते हैं उन सबको आज इंडिया गठबंधन को वोट करना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा। और जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आपके वोट के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। कुलदीप जी, भ्रष्टाचार पर आप समझौता कर चुके हैं देश की। कुलदीप जी, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस मुद्दे को आप लोगों ने 2011 में उठाया, अब उस मुद्दे को और आगे नहीं उठाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जी कभी भी समझौता नहीं करेंगे। वो चट्टान की तरह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं पूरी ईमानदारी से। वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, एक ईमानदार नेता हैं। इस देश की राजनीति में उन्होंने दिखाया कि कैसे बिना रिश्वत खाए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सुविधाएं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं मिल सकती हैं दिल्ली के अंदर। बिना इसे बस करना क्या होगा, आपको भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। लेकिन कुलदीप जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये दो खेमों की लड़ाई है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। मोदी जी की कोई भ्रष्टाचार को लेके
पॉलिसी नहीं है। वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा से वो देखते आ रहे हो कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा देने का मोदी जी ने करने का काम किया है। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, देखिए ये एक मेरे पास कागज है, इसमें सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार का केस बंद कर दिया है। अभी नई भाजपा की वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार से मुक्त होकर एक साथी आए हैं जिनका नाम प्रफुल्ल पटेल है। आज से पहले भ्रष्टाचारी थे जो उनके आने से पहले, अब ये कट्टर ईमानदार, कट्टर देश, कट्टर भाजपाई बन चुके हैं। ये तो इनका चेहरा है। नहीं, लेकिन कुलदीप जी, आपकी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह किस मामले में जेल में है? वो जेल में है एक तथाकथित शराब घोटाले के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया है। एक ऐसा घोटाला जिसके बयान पे सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है। वो शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ रुपए लेकर और उनकी पीठ के दर्द के बहाने में उनको बेल दे देती है। ये इस देश के अंदर आज करने का काम सरकार कर रही है। तभी तो हम कह रहे थे इस कानून को बचाना है। चलिए मैं एक बार फिर से अजय आलोक जी आपके पास आता हूं। देखिए अजय आलोक जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो आ जाता है उसके सारे भ्रष्टाचार माफ हो जाते हैं। लगातार उदाहरण पेश कर रहे हैं। जिसका मतलब अगर ये प्रफुल्ल पटेल को भ्रष्टाचारी मानते हैं तो हमारी पार्टी में आने के पहले उनके साथ गठबंधन करके उनके साथ पटना में मीटिंग, बॉम्बे में मीटिंग क्यों कर रहे थे भाई? बैंगलोर में मीटिंग क्यों कर रहे थे? जरा कांग्रेस आम आदमी पार्टी जवाब देते पहले इसका। अगर ये मानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी थे तो ये लोग क्यों मीटिंग कर रहे थे? अगर ये मानते हैं कि लालू यादव भ्रष्टाचारी नहीं है, आप ही तो कह रहे थे कोर्ट से सजा होने के बाद भी लालू यादव का हाथ पकड़ के तेजस्वी से भाषण दिलवा रहे हैं। तेजस्वी पे भी करप्शन के केसेस एक मिनट में एक कर दे। कुलदीप जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, एक कर आप सुनेंगे। नहीं कुलदीप जी, एक कर सबको बराबर मौका दिया जाएगा। एक कर सबको बराबर मौका दिया जाएगा। अजय आलोक जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा जी। आराम से सुनिए। मैं थोड़े तर्क संगत बात आपसे पूछता हूं। आपने कहा कि बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं। अच्छा सच से बताइए तो बाबा साहब का संविधान किसने बदला है आज तक इस देश में? ये मत कहिएगा पता नहीं है। 42nd अमेंडमेंट क्या था संविधान को, जिसमें संविधान के प्रियम्बल से छेड़छाड़ की गई। इमरजेंसी में सांसद ने कहा सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डाला गया संविधान के प्रियम्बल में। एक मिनट फिर बीच में ये तरीका ठीक नहीं विशाल जी। एक कर अजय जी आपकी बारी। अजय जी आपकी बारी, आप अपनी बात पूरी कर। कुलदीप जी मैं आपके पास, आपको मैं तुरंत काउंटर का मौका दूंगा। कुलदीप कुमार जी मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा। एक कर बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं पहली बात बता दूं, मैं इनको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जनता को सुनाने के लिए बोल रहा हूं। इसलिए इनको डिस्टर्ब मत करने दीजिए, फेडर लो कर दीजिए। जी बाबा के संविधान में सबसे पहली छेड़छाड़ संविधान का प्रियम्बल, जिसको आत्मा कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने की इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के। और उस बाबा के संविधान के बदलने वालों को आप मंच पर बैठा के सोनिया माता का आशीर्वाद मेरे साथ है। अरे कैसे धूर्त आदमी हो आप लोग भाई, पार्टियों के धूर्तों की जमात हो। कृष्ण भगवान भी कंफ्यूज आ गए, पता कि नहीं। कभी कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि कृष्ण भगवान जी हमारे साथ हैं। कृष्ण भगवान का द्वापर युग में जन्म हुआ था कंस को मारने के लिए। अगर केजरीवाल का जन्म 13 में हुआ कलयुग में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तो आज कृष्ण भगवान भी कंफ्यूज हो गए हैं कि मेरा नाम लेके कौन आ गया, जो जिसको मारने के लिए भेजा था उसी के गोद में जाके बैठ गया, उसी का आशीर्वाद ले रहा है। ये तो आपकी बात हो गई। अब यार समाजवादी पार्टी पे आते हैं। भाई साहब मैं बड़ा सतही आदमी हूं, आप बहुत धरती के अंदर गड़े हुए आदमी, लेकिन थोड़ा सा अर्थशास्त्र का अध्ययन करके बैठा कीजिए। थोड़ा सा अर्थशास्त्र का अध्ययन करके बैठा कीजिए। जब आपने कहा कि 205 लाख करोड़ डेट टू जीडीपी रेशियो कोई चीज होती है। जब हमको दे के गए थे सत्ता 81% थी और हमारी जीडीपी थी $1.8 ट्रिलियन। आज की तारीख में हमारी जीडीपी हो गई है $3.89 ट्रिलियन और डेट टू जीडीपी रेशियो 82%। समझे आप? तो इसीलिए कोई कर्जा नहीं हुआ है। और अमेरिका, इंग्लैंड, किसी भी देश की डेट टू जीडीपी रेशियो निकाल लीजिए, 200 से 300 से 150, 200, 250 तक जाती है। इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए, अर्थशास्त्र पे छोड़ दीजिए। चाय वाला किसी भी अर्थशास्त्री से ज्यादा अच्छा अर्थशास्त्री है। आप लोगों ने जितने घोटाले किए हैं, जितना भ्रष्टाचार किया है, जितना दंगा फैलाया है और जितनी अराजकता फैलाई है, ये मोदी की गारंटी है कि आप लोग को सजा मिलेगी हर हालत में। बहुत लंबा दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अगर आप लोग में हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं आप लोग तीनों को बैठे हुए में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ये कानून सुप्रीम कोर्ट को संगत नहीं लगा। एक मिनट बीच में नहीं भाई, बीच में बोलिए ना। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, हम ससम्मान उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भैया आरबीआई ने भी मना किया था उसे लाने से पहले, आप लाए क्यों? अर्जी दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी कर ले, हिम्मत है तो
चैलेंज करता हूं कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी, सपा को, हिम्मत है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दीजिए कि सीबीआई से इंडिपेंडेंट। चलिए मैं जवाब लेता हूं, अनिल यादव जी, अनिल यादव जी जवाब दीजिए। अनिल यादव सब आपने लोग भी खाए। पहले तो तीसरी बात, लास्ट कह रहा हूं, पहली बात तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने तो असंवैधानिक बताया ही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अजय आलोक जी, आप अपनी बात 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर मैं अनिल यादव का जवाब लेता हूं जल्दी से। 10 सेकंड में अजय आलोक जी को टाइम देते जा रहे हो आप लोग। आपके पास आ रहा हूं, आपको भी समय दे रहा हूं। अरे यार ये 1 मिनट बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, गलत बात है बिल्कुल जी। अजय जी, ईडी, सीबीआई या कोई भी संवैधानिक संस्था की इंक्वायरी से अगर लोकतंत्र खत्म होता है तो मोदी जी पे तो भी हुई थी भाई 2009-10 में, अमित शाह जी को तड़ीपार तक करवा दिया था। भारतीय जनता पार्टी तो रोड पे नहीं निकली, कभी नहीं कहा कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इस देश में। आप पे कार्रवाई हो गई। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, अनिल यादव जी स्वर्ग से उतरे हो। चलिए अनिल यादव जी जवाब दीजिए। अनिल यादव जी जवाब, एजेंसियों पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? आपके समय में तो यही एजेंसियां थी। विशाल जी, बड़ी सीधी सी बात है, ये आज जब कांग्रेस पार्टी पर 3500 करोड़ का नोटिस आया, आप जानते हैं किस बात का है? 14 लाख रुपए ऐसा था जो कि कैश में दिया था हमारे विधायकों ने, वो भी अपनी सैलरी दी थी उन्होंने, जो कि हम उसे उसकी जानकारी देने में थोड़े लेट हो गए, उसके बाद हमने दी। 42 करोड़ वो पैसा है जो भारतीय जनता पार्टी के खातों में, क्योंकि 20,000 से ऊपर जो भी अगर कैश में दिया जाता है तो उसकी जानकारी देनी होती है। 42 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खातों में वो पैसा है कि जिसके 297 लोगों ने दिया, जिसकी जानकारी आज तक नहीं दी गई है। उनसे क्यों नहीं नोटिस में पूछा जाता? और जब ईडी सीबीआई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करेंगे तो बिल्कुल जवाब उठेगा। और भाई ये तो सत्यार्थ हो गया ना, ये तो सत्यापित हो गया कि प्रफुल्ल पटेल जब तक हमारे साथ थे तब तक ये भ्रष्टाचारी बताते थे। 3,000 करोड़ का आप पे एविएशन का घोटाला बताया था, लेकिन आज उनके साथ चले गए तो भाई यही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है ना। और क्योंकि राम की बात हो रही थी, रामायण की बात हो रही थी, बिल्कुल सही कहा। आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी मन से ये बात कही कि देखिए, रामायण के समय में सारे संसाधन जो थे रावण के पास थे, सारा रथ उनके पास था, राक्षस उनके पास थे, राक्षसों की टोली उनके पास थी, सारा सोना उनके पास था। राम के पास तो सिर्फ सत्य था, जैसे राहुल गांधी जी के पास है। और वो प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली नीति थी। मोदी जी की तरह थोड़ी कि आज कह देंगे 15 लाख खाते में आ जाएंगे, फिर कह देंगे जुमला है, 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे, फिर कह देंगे पकौड़ा तलो। तो आज बिल्कुल ठीक आपने विश्लेषण का किया कि राम जो थे वो दिल्ली में थे और जो बाकी लोग थे वो इधर उधर थे। देखिए, बात इस पे होनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि कम से कम 39 ऐसे कंपनीज के समूह हैं जिन्होंने 4 लाख करोड़, पिछले 7 साल में 4 लाख करोड़ का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया। बदले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। पढ़ लेना जाके, बता रहा हूं आपको। 16 शेल कंपनीज ऐसी हैं जिनसे आपने पैसा लिया लेकिन आप उन पे सवाल नहीं उठाते हो। 42 ऐसी कंपनीज हैं, सुन लीजिए ना, जिन पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है और उसके बाद वो आपको 1900 करोड़ का चंदा देती हैं। आलोक जी देखिए, मैं तथ्यों पे बात करता हूं, जानकारी के साथ आना चाहिए। ये पूरी परफेक्ट जानकारी है, पता कर लीजिए। जी आप कुछ कह रहे हैं? अनिल जी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी राम के साथ खड़े हैं, तो फिर राम मंदिर से दूरी क्यों बना लेते हैं? नहीं, हम आपसे पूछ के थोड़ी ना जाएंगे, हम आपको बता के थोड़ी जाएंगे। भगवान, हमारी पार्टी जहां राम मंदिर की जो तारीख इन्होंने निर्धारित करी थी, उससे पहले हमारी सारी पार्टी पूरा का पूरा संगठन गया था। भाई देखिए, आस्था नहीं, राहुल गांधी जी भी गए थे, कभी भी चले जाएंगे। आपसे देखिए विशाल जी, ना तो बीजेपी से पूछ के जाएंगे, ना जी न्यूज के पत्रकारों से पूछ के जाएंगे। जब हमारी आस्था होगी तब जाएंगे, जरूर जाएंगे। और ये विषय नहीं होता, जनता ने हमें मंदिर जाने आने के लिए नहीं चुना, जनता ने हमें रोजगार देने के लिए चुना है। देश में 83% युवा बेरोजगार है और 62% तो ऐसा है जो कि ग्रेजुएट पार है। उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? आज अगर कोई आदमी 46 रुपए प्रतिदिन कमाता है तो ये कहते हैं ये गरीब नहीं है, मतलब 1500 रुपए से कम कमाने वाले को भी ये लोग कहते हैं। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, बिल्कुल अनिल जी ने ये बात बिल्कुल ठीक बोली। मैं आ रहा हूं कुलदीप जी, आ रहा हूं कुलदीप जी, अनिल जी ने बिल्कुल नहीं बिल्कुल गलत है ये। कुलदीप जी आ रहा हूं, कुलदीप जी आ रहा हूं। आपके हिसाब से मैं डिबेट नहीं कंडक्ट करूंगा कुलदीप जी, मैं आपके हिसाब से डिबेट को कंडक्ट नहीं करूंगा, आपको मैं मौका दूंगा। अजय आलोक जी का जवाब आने दीजिए। मनोज काका जी भी इंतजार में हैं, आप भी हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे नियम मत बताइए प्लीज। अजय आलोक जी। हाँ, तो अनिल यादव जी ने एक बात बिल्कुल ठीक कहा कि जनता ने राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को मंदिर जाने के लिए नहीं चुना है। बिल्कुल सही बात है। जनता ने राहुल गांधी को इसलिए चुना है ताकि वो जॉर्ज पुनैया जैसे लोगों के साथ बैठ सके, पादरी के साथ, क्या बात जो खुले राजनीति में जनता आपको मंदिर जाने के लिए चुनती है या रोजगार देने के लिए चुनती है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चुनती है? वही राहुल गांधी है जो कहते हैं कि बीजेपी चाहती है
भूखे मर जाओ, पानी मत पियो, बोलो जय श्री कैसी राम। बात करते हैं भाई? रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, किसान आप कानून नहीं बना पा रहे हैं, प्रभु आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं कह रहा हूँ आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं, इनसे इन्होंने कहा आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं 4 बार जा चुका हूँ, बताएं कितनी बार गए हैं? नहीं, राम मंदिर कितनी बार गए हो बताओ? मैं 4 बार गया हूँ, आप कितनी बार गए हो बताइए? देश जानता है। नहीं, आप कितनी बार गए हैं आप बताइए ना। अजय आलोक हिंदू नहीं है, ये पूरा देश अजय आलोक आप कितनी बार गए हैं राम मंदिर? मैं भी फोटो दिखाता हूं। नहीं है, पूरा देश नहीं, आप अपने आप की कोई फोटो तो आप दिखाइए। पुत्र हैं, हिंदू नहीं है, इसलिए हिंदू में उनकी आस्था हो ये जरूरी नहीं है, हम नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को और राम लल्ला को अपमानित करने का अधिकार उनको नहीं मिलता है। ये देखिए, बात समझ जाए। मेरा और मेरी पत्नी का राम मंदिर का फोटो है। रोहन गुप्ता ने कहा ना, कोई फोटो रोहन गुप्ता आपके प्रवक्ता, आपके पूर्व प्रवक्ता ने लिख के दिया ना, अपनी फोटो दिखाओ। राम लल्ला का उद्घाटन हुआ था, राम लल्ला के पास गए हो ना, फोटो दिखाओ। पहले फोटो दिखाइए। नहीं, बहुत बड़े राम भक्त बन रहे हैं। रोहन गुप्ता ने क्या बोला? पहले फोटो दिखाइए कि आप राम मंदिर गए हो तो फोटो दिखाओ। रोहन गुप्ता की याद आप राम मंदिर गए हो तो अपनी फोटो दिखाओ। बहुत बड़े राम भक्त बन रहे थे ना। अनिल जी जवाब आने दीजिए, फिर मैं कुलदीप जी और मनोज काका जी के पास भी मेरा तो छोटा सवाल है, इन्होंने कहा ये बहुत बड़े राम भक्त हैं, ये अपनी फोटो दिखा दें। अभी चलिए, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल उठाया, मैं अजय आलोक का जवाब लेता हूं, फिर कुलदीप जी और मनोज काका जी और अभिषेक झा जी के पास जाना है। जल्दी से अजय आलोक जी, मंदिर गए हैं तो फोटो दिखा दो। मैं 4 बार उठा रही है, कौन सा फोटो दिखा रहे हैं आप? राम मंदिर का फोटो दिखाइए ना। आप गए हैं ना, रामलला से मिलके आए हैं, आप बताइए, दर्शन करके आए हैं? भाई मैं तो नहीं पता होगा कि मेरे नाम की तो शिलापट भी लगी हुई है, मेरे नाम की तो शिलापट लगी हुई है। मैं यहाँ सवाल में नहीं हूँ, यहाँ पे आस्था के प्रश्न के सवाल पे हूँ। जो कांग्रेस पार्टी आस्था को हमेशा नकारती रही, अरे कोर्ट में एफिडेविट दे देते कि राम का कोई आधार नहीं है। क्या बात आप कर रहे हैं? राम मंदिर को बरसों रखा के आपने रखा, जैसे लोगों से एक्ट बना दिया आपने 1991 का। आप क्या बात करेंगे? राहुल गांधी जैसा हिंदू विरोधी कोई है नहीं, पूरा गांधी परिवार हिंदू विरोधी रहा है। क्या बात आप कर रहे हो भाई? आप क्या बात करेंगे? चलिए देखिए देश के सामने है, समझे, देश के सामने हो गए। कभी राम मंदिर की तरफ इन्हें जाने का अवसर नहीं मिला, भगवान राम के पास वही दिखाइए। चलिए अनिल जी अवसर क्या नहीं मिला, जाना ही नहीं है। अच्छा है प्रभु, दूर रहिए आप। चलिए अजय आलोक जी, अनिल जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप कुमार जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ आकर अब मिल गए हैं, पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। ये तो ये है कि बस एग्जिस्टेंस। अजय आलोक जी, इनकी नानी कहती थी कि राम मंदिर मत जाना, मुझे ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। केजरीवाल की नानी बोलती थी। चलिए कुलदीप जी आपकी बारे में। अजय जी मैं फिर आऊंगा। कुलदीप कुमार जी को पीछे बोलने से। कुलदीप कुमार जी आपकी बारी है जी। अरे भाजपा वाले भाई, इनको कौन रोक लेगा? देखिए, अजय आलोक जी का हाल तो वो वाला है कि आसमान से टपके खजूर पे लटके। ये बेचारे पहले मोदी जी को बोलते थे उल्टा सीधा, फिर जेडीयू छोड़ के आ गए भाजपा के अंदर, और फिर बोलने लगे नीतीश कुमार पलटू राम है, और बाद में पता लगा नीतीश कुमार इनके साथ आ गए। तो इनकी बात का विश्वास मत करिएगा, ये कब पलट जाए इनका भी कुछ नहीं पता। नीतीश कुमार जी की तरह ये कहीं भी पलट सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आज जिस तानाशाही से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सरकार चला रही है, पूरा देश देख रहा है कि भाई ईडी और सीबीआई का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है देश के अंदर, और कैसे आज ईडी के माध्यम से आज कैसे विपक्ष के नेताओं को गला दबाया जा रहा है। आज एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डालने का काम किया गया, और पूरी देश की जनता इनसे पूछ रही है कि भाई ईडी और सीबीआई जो है वो केवल विपक्ष वालों के यहाँ क्यों जाती है, भाजपा के यहाँ क्यों नहीं जाती है? वो क्यों नहीं गए अजीत पवार के यहाँ पे अभी तक? वो क्यों नहीं गए जगन भुजबल के यहाँ पे? जगन भुजबल जी की तो ईडी ने जो थी वो भी, उनकी जो चार्जशीट थी वो भी खो दी, उनकी रिपोर्ट भी खोने का काम किया। उधर अभी आपने देखा कि कैसे अशोक चव्हाण जैसे नेता, जिनको मोदी जी कहते थे कि सैनिकों के मिले वो फ्लैट ये खा गए, उसके बाद पार्टी में ज्वाइन करा लिया, अजीत पवार को ज्वाइन करा लिया। पूरी वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। अच्छा कुलदीप जी एक सवाल आपसे है। कुलदीप जी आपसे एक सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से ईमानदार है, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है? क्योंकि मैं आपकी पार्टी का रुख जानना चाहता हूं। 2011 में उसके बाद से जितनी सरकार आपकी दिल्ली में बनी, अरविंद केजरीवाल के जो बयान हैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को लेकर, क्या उस पर आम आदमी पार्टी आज भी कायम है या उससे हट चुकी है? देखिए,
ये चुनाव इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने नहीं कुलदीप जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चुनाव का मैं चुनाव का सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा, ये मेरा वादा है। सरकारों के कुलदीप जी, आपसे मेरा वादा है, मैं चुनाव से संबंधित सवाल आपसे 10 बार पूछूंगा, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सवाल आप 10 बार ये पूछिए ना कि शरद चंद्र रेड्डी से, एक शराब कारोबारी से 60 करोड़ का चंदा भरने बांटने क्यों लिया, इनसे पूछिए। एक ऐसे व्यक्ति को जो दूसरा अप्रूवर था, जो दूसरा सरकारी गवाह था, उसको भाजपा की टीडीपी ने जो समर्थी इसका सहयोगी दल है उनके साथ उन्हें टिकट देने का काम क्यों किया, इनसे पूछिए। आप पूछेंगे सवाल इनसे? चलिए, मैं ये सवाल अजय आलोक जी से पूछूंगा, मैं आपके इन सवालों को अजय आलोक जी से पूछूंगा, लेकिन फिलहाल कुलदीप कुमार जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कुलदीप कुमार जी, आपने जो शरद रेड्डी और टीडीपी के टिकट को लेकर सवाल उठाया है, मैं अजय आलोक जी से जरूर इस पर जवाब लूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जो लगातार मंच से सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनके खिलाफ बोलते थे, क्या आम आदमी पार्टी आज भी उन बयानों पर स्टैंड लेती है या उससे पलट चुकी है? जिन दवाई कंपनियों के सैंपल खराब। कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी का स्टैंड जो 2011 से लेकर अब तक रहा है, क्या वो स्टैंड पर आप कायम है या उससे पलट चुके हैं? हम इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को कुलदीप कुमार जी, देखिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी एक छवि बनाई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो पोस्टर बॉय बने ईमानदार होने के, आज उसी के साथ आप उसी रामलीला मैदान में मंच साझा कर रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो चुका है, आप पहले उससे तो कुलदीप जी, मैं आपके सवाल नोट कर चुका हूं, मैं अजय आलोक जी से जवाब लूंगा, लेकिन आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। ये आप इस मुद्दे पर एक्सपोज हो रहे हैं। 2011 से 24 के बीच में काफी समय बीत गया और आपकी नीति भी मुझे लगता है बदल चुकी है। खैर, फिलहाल 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मनोज काका जी, अभिषेक झा जी। मनोज काका जी, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि लगातार एजेंसियां अपना काम कर रही है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर लोकतंत्र कैसे आपको खतरे में दिख रहा है? और यही सवाल मेरा आपसे है, क्या आम आदमी पार्टी की नीति बदल चुकी है जो 2011-2013 में कांग्रेस को लेकर थी? मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं इनकी बात का जवाब दे दूंगा, ये मेरे को बता दें। देखिए कुलदीप जी, आपको पूरा मौका दिया, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मनोज काका जी से मेरा सवाल है। वसीम बरेलवी की एक लाइन है विशाल जी की, अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो कि घर बचाएं कैसे। तो जो संवैधानिक संस्थाओं का जो सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी बेजा जिसका इस्तेमाल कर रही है, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे की जो संस्थान दीवार थी, तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि लोग एक कैसे हैं, तो इसलिए एक हैं कि पहले ये लोकतांत्रिक मर्यादा और ये देश के मूल्य और जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में है कि इस देश में 140 करोड़ लोगों को समता और प्रतिष्ठा की, अवसर की समानता होनी चाहिए, उसके लिए सबको एक होना। और राजनीति में जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं वो मोदी जी ये बताएं कि, और आलोक जी ये बताएं कि अब नीतीश कुमार का डीएनए ठीक हो गया कि नहीं हो गया। आप तो पहले उनका डीएनए चेक कर रहे थे, कितनी खराब बात है। अगर उसको साधारण शब्दों में कहा जाए, किसी का डीएनए जांच करना मतलब उसके पैतृक और उसके ओरिजिन को चैलेंज करना होता है। इस तरह की भाषा जिस प्रधानमंत्री ने न्यूज कहा हो और उसी से आज गलबहियां मिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आप तो रहने वाले हैं, बहुत जनवादी पत्रकारिता करते हैं, जो एक कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, आज उनका चरण पूजन हो रहा है, उनको मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में नहीं झांकती है, चूंकि उसमें एक बात है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठ। चलिए, वक्त की कमी है। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता, मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए तो। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कहा, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल समय की कमी है। मनोज जी जल्दी से, अभिषेक झा जी से भी मुझे कमेंट लेना है। अध्यक्ष जी ने बात कहा कि उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई है और उत्तर प्रदेश में ही चलिए अभिषेक झा जी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जिस नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी बोल रही थी, उन्हीं को गलभैया कर रही है, उनके साथ हाथ मिला रही है। सही बात है। नीतीश कुमार जी पर आज तक एक छटांग आरोप नहीं लगे भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी से विभिन्न कालखंडों में हमारे मतभेद होते रहे,
लेकिन हमारा एक बहुत नेचुरल अलायंस उनके साथ रहा है, लंबे समय तक रहा। भाई जिनके साथ हमारा नेचुरल अलायंस रहा, कुछ कालखंड में हम अलग हो गए, फिर साथ हो गए, उस पर इतनी आपत्ति है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी रही, जिस बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी रही, उसे गलबहिया कर। आम आदमी पार्टी जिसका ओरिजिनेशन होता है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसके साथ गलबहिया ये कर लेते हैं और तब हम पर आपके सारे गठबंधन अपवित्र हैं और सवाल का जवाब कितना अपमान। एक एक कर मनोज जी बीच में नहीं, मनोज जी बीच में नहीं, एक एक कर आप सवाल का, ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं, इनके गठबंधन सारे पवित्र हैं, जवाब नहीं मिलता है, गठबंधन अपवित्र हैं, इस तरह का सवाल के बदले सवाल मिलता है। दिखाते हो, आप पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पर भ्रष्टाचार कितने आरोप लगे, जवाब मिलता है प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया जाता है, हेमंत बिस्व शर्मा जी का नाम लिया जाता है। अरे सवाल आपके ऊपर है ना, आपको जवाब देना चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलते बोलते इंडिया विद करप्शन हो गए। चलिए चलिए चलिए, अभिषेक झा जी, अजय आलोक जी, कुलदीप कुमार जी, मनोज काका जी, अनिल यादव जी, हमारे पास वक्त फिलहाल हमारे पास इतना ही है। हम आपसे आगे भी इन तमाम मुद्दों पर, चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जी न्यूज के दर्शकों को एक जरूरी सूचना देना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज 1 अप्रैल से दूरदर्शन फ्री डिश के चैनल नंबर 51 पर भी आपको दिखाई देगा।